नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो खूब ध्यान से समझिए, ये इंट्रोडक्शन वाली बातें बहुत काम की होती हैं। उसके बाद तो जानते ही आप, मैं सबूत दिखाने जा रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि IAS-PCS मास्टर की एक खासियत है कि हम इधर उधर की बातें नहीं करते। साल भर जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं, थोड़े से टॉपिक्स हैं, उनकी बातें होती हैं, उनकी नोट्स दी जाती हैं। एग्ज़ाम के बाद हम आपको सबूत दिखाते हैं। PCS की भी नोट देते हैं, उसमें भी सबूत दिखाते हैं। लेकिन अगर UPSC की बात करें तो आप जानते हैं लगातार 3 साल होने चाहिए, तीसरा साल है, लगातार मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ से कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था UPSC प्रीलिम्स 2024 होगा, उसके कुछ दिनों बाद, हालांकि मैंने कहा था अगले दिन ही, लेकिन आप जानते हैं टाइम लगेगा थोड़ा क्वेश्चन छांटने में। तो मैंने कहा था कि तुरंत मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। अब सबूत लेके ही सामने आ गया हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है, ध्यान से समझिए। ये दूसरी बात आप कह सकते हैं। पिछली बार जब मैंने सबूत दिखाया था तो एक दो दोस्तों के, सारे दोस्तों के दिमाग में ये बात नहीं आई थी, लेकिन फिर भी एड्रेस करना ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई हो, लेकिन कमेंट किया हो एक दो ही लोगों ने। बात यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो सबूत मैं दिखा रहा हूँ वो सही में नोट में था, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको दिया था। इसकी क्या गारंटी है, क्या सबूत है? आपके दिमाग में आ सकता है भाई, भौकाल बनाने के लिए, नाम करने के लिए कुछ भी कह दूं कि हमने क्वेश्चन लड़ा दिया। ये बिल्कुल जाहिर सा सवाल है, किसी के भी दिमाग में आ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि सबूत वाली वीडियोस 2 बनेंगी। ये पहली वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो बनेगी। इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सवाल दिखाने जा रहा हूँ जो पूछे गए हैं, जो हमने पढ़ाया था, PDF नोट दी थी वहीं से। ठीक है, ये सारे सवाल मैं बताते बताते ये भी दिखाऊंगा कि आपके पास अगर नोट है, नोट नहीं है तो सारी वीडियोस चैनल पर हैं, वहाँ जाइए, इस जगह पे ये चीज़ मिल जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा आपके लिए और मेरे लिए भी कम से कम, ठीक है, कि आप जब दूसरी वीडियो देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक है, PDF नोट में कोई बदलाव नहीं किया गया। वैसे भी जिन दोस्तों ने लिया है, ईमानदारी से पढ़ा है, वो तो जानते ही हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है ना कि आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो उसे दूर करें। तो ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले क्वेश्चंस दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। आपने देखा है थंबनेल पे लिखा है 60+, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 67 क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चंस और हैं, वो बाद में हो सकता है आ भी जाएँ, इसमें शामिल हो जाएँ या ना शामिल हों। अच्छे से पूरा मुझे एक एक लाइन पढ़नी है ना, सारी नोट। तो फिलहाल 60+ यानी कि 67 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ से पूछे गए हैं। कट ऑफ की बात हो रही है, कितना जाएगा कट ऑफ? बहुत जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 45 नंबर। अगर आपके पास मतलब आपके 40 नंबर भी बन रहे हैं, 40 नंबर मतलब 80 नंबर, 40 क्वेश्चंस, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, 40 क्वेश्चन और इसको नंबर में कन्वर्ट कर दें 80 नंबर। अगर 80 नंबर भी आ रहे हैं आपके तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं, मेंस में लग जाइए। लेकिन अगर सिर्फ हम 67 को छोड़ के 60 ही ले लें, इन 60 क्वेश्चंस के आधार पे हम देखें कितने नंबर आ रहे हैं, तो 120 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चंस यही से आ गए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, सबूत देखते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, 1 महीने से हमने होल्ड करके रखा है आपको। जिन दोस्तों को जब भरोसा हो जाता है तुरंत PDF नोट लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम करीब था तो मना किया गया था। कुछ दिनों के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, आज ही से अभी शुरू किया गया है। वो वीडियो अभी पब्लिक नहीं की गई है, सिर्फ उसका लिंक आपको दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे। पब्लिक होगी हो सकता है कल, तो जो लोग कल देखेंगे वो पिछड़ जाएंगे थोड़े से। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप जा सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी कि 2025 के लिए कौन कौन सी नोट्स आपको दी जा रही हैं, क्या ऑफ़र है। और जैसे ही ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, PDF नोट की प्राइस बहुत अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि हम सबूत दिखा रहे हैं। आपका ना तो ज़्यादा समय ले रहे हैं, ना ही 1000 से ज़्यादा तो आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं। इस समय तो उससे भी ज़्यादा ऑफ़र चल रहा है, तो उससे भी कम पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ना आपके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ना ज़्यादा समय लग रहा है, और सवाल इतने सारे आ रहे हैं। जो लोग लाखों रुपए लेके गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता, कोई जवाबदेही नहीं है, खैर उनकी बात नहीं करते। तो ये चीज़ है कि आप इसका लाभ ले सकते हैं, जल्दी से इनको तैयार कर सकते हैं, ताकि 2025 की तैयारी आपकी कमाल हो सके। ठीक है, तो जाइए, अभी नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद जाइए कमेंट पे, उस पर कमेंट में लिंक पे क्लिक करिए और PDF नोट का लाभ उठाइए, जल्दी से तैयार कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ देखिए, हमने पिछले साल भी इसको पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि पिछले साल हाइड्रोजन से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। सबूत वाली वीडियो है चैनल पर, देखिएगा।
ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसका जब हम यूज़ करते हैं, ये हमने पढ़ाया था, नोट में भी है, तो क्या निकलता है भाई? अपशिष्ट के तौर पर, बाई प्रोडक्ट के तौर पर उससे क्या निकलेगा? जलवाष्प निकलता है। ये चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, इसको आप साइंस वाले में खोजेंगे, ये बता देता हूँ। जो साइंस वाली PDF दी गई है उसमें मिल जाएगी। दो जगह हो सकता है, जो करंट वाली UPSC की जो टॉप 300 करंट की है वहाँ भी ये हो सकता है, लेकिन साइंस वाले में मुझे अच्छे से पता है वहाँ है। इसके बाद ये देखिए, बाकायदा डेट के साथ, मतलब वर्षों के साथ हमने बताया था कि अमूर्त विरासत में अभी हाल फिलहाल में कौन शामिल हुआ। इसकी पूरी लिस्ट है, सारी लिस्ट है, आप अच्छे से जान सकते हैं कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको आराम से, करंट वाले में है। इसको सब्जेक्ट में मत खोजिएगा, आर्ट एंड कल्चर में होना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं है। ये करंट में हमने सब ले लिया था ना, सारे सब्जेक्ट्स को ले लिया था, तो उसमें आपको मिल जाएगा गर्भ नृत्य, ये यहाँ पर है। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हिस्ट्री में जाइए, देखिए कि जो राजस्व व्यवस्था है उसके लिए क्या क्या बात दिखेंगी, कार्नवालिस से पूछा गया है। और आप जब पढ़ेंगे पता चलेगा यहाँ पर रैयतवाड़ी दी गई है। तो जितने भी जो 3 व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छे से हमने डिटेल में कि किस देश के किस हिस्से में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, किस व्यक्ति ने लागू किया था, कितना टैक्स देना था, किसमें किसानों का क्या रोल था, जमींदारों का क्या रोल, सब हमने पढ़ाया था, पूछ लिया गया। सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये तो आप जानते हैं, ये PCS के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये कई जगहों पे रिपीट हुआ है। UPSC वाले में भी है, लेकिन PCS का जो फैक्ट वाली नोट है उसमें कई जगह रिपीट किया गया है, तो ये तो आप जानते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने कई बार आपको, ये मेरे ख्याल से 3 जगहों पे है ये, लेकिन करंट वाले में साफ साफ आपको दिखा। जो परिसीमन में आपको पढ़ा रहा था, बाकायदा एक टॉपिक है परिसीमन, उसमें परिसीमन आयोग की बात की गई है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैंने एक 4 पेज की नोट दी थी ना, शायद वहाँ पे भी परिसीमन की बात की गई है। ठीक है, और जानते हैं कि अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। कितना आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में सीधा सीधा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये वहाँ से पूछा गया है। अच्छा, कौन कौन सी भाषाएं शामिल की, ये भी कई जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन खोजना हो सीधे सीधे मैं बताऊं तो पॉलिटी वाले सेक्शन में जाइए, 2 जगहों पे, टॉप 300 में अनुसूचियों में चले जाइए, या फिर PCS वाली जो 29 सालों की नोट दी गई है उसमें ये कई जगह रिपीट होकर मिलेगा कि लास्ट में 3 भाषाएँ संशोधन करके जो डाली गई थी वो ये हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, इसमें से एक ही को निकालना है, बाकी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन ये जो बातें हैं 3 चीज़ों से जोड़ दी गई हैं और तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक सेक्शन है संविधान के भाग, आपको एक फैक्ट वाला दिया गया ना, संविधान के भाग, तो भाग 9 के बारे में वैसे पहले से आपको पता है, भाग 18 के बारे में पता है, भाग 20, कितना आसान है, बस आपको पढ़ना था, याद करना था। हाँ, ये है कि फैक्चुअल क्वेश्चन में साल भर से कह रहा था कि अब वो बात नहीं रही कि लोग कहते थे कि सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दो, सिर्फ समझदारी, भाई वो ज़रूरी है, वो बेस है, लेकिन फैक्ट्स UPSC ज़्यादा, इस बार फैक्ट्स के आधार पे खेल हो रहा है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सामने ही देखिए। तथ्य आपको पता है, अभ्यास मित्र शक्ति आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ है, तो आप तुरंत एलिमिनेट करेंगे, ये एक एक जहाँ जहाँ ख़त्म हो जाएगा, आपको तुरंत आंसर मिल गया। एक फैक्ट, सिर्फ एक फैक्ट आपको बताओ, आंसर मिल गया आराम से, यही तो चाहिए। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये जो टॉप 1000 वन लाइनर जो करंट अफेयर दिया गया था PCS के लिए, उसमें आपको मिलेगा अभ्यास वाला, पूरा मिला के कि भारत का अभ्यास किसके साथ होता है, सिंपल है, वहाँ से आप इसको एलिमिनेट करके आराम से क्वेश्चन आंसर खोज लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, आचार समिति, मैंने आपको बार बार कहा था, पढ़ाते समय भी नोट में ध्यान दिलाया था कि आचार समिति से क्वेश्चन आएगा आएगा, आ गया। और कितना बढ़िया, मैंने बताया था लोकसभा के लिए अलग से है, राज्यसभा के लिए अलग से है, लोकसभा में पूछ लिया गया। अब बताइए, तदर्थ समिति थी पहले, बाद में परमानेंट किया गया इसको, थोड़ा सा यहाँ पे UPSC ने ट्रिक लगाया था, उसके मैंने उसके लिए आपको बताया था कौन से तरीके अपनाने चाहिए इसे शब्दों के लिए। ठीक है, आंसर मिल गया, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, कौन सी प्रक्रिया होती है, कब गठन किया गया, यही सब तो दिया गया था। मैं फिर से बता दूँ, UPSC क्वालिफाई करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी होती। अगर आपने भी 30 सालों के पैटर्न का एनालिसिस किया होता तो आप भी वही बातें कर रहे होते जो मैं कर रहा हूँ। कुछ ही टॉपिक्स हैं, कुछ ही तथ्य हैं जहाँ से बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि UPSC एक्सपेरिमेंट करती है, क्वेश्चंस का फ्रेम बदलती है, लेकिन क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, किसको आधार बना के पूछे जाएंगे, वही तथ्य है ना,
उन्हीं को घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के यूपीएससी पूछ रही है। अगर आपने एक बार तैयार कर लिया, मज़े ही मज़े हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे, यूरोपीय संसद के बारे में हमने पढ़ा। भारत का क्या लक्ष्य है, यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का क्या लक्ष्य है, अमेरिका का क्या लक्ष्य है, चीन का क्या है, पूरी लिस्ट एक ही जगह पे है करंट वाले में, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें तो और मज़ेदार है कि ये जो कथन वाले पूछे जाते हैं, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि एक चीज़ पता चल गई कि ये गलत है ये सही है, तो और आसान हो जाता है। अच्छा, संसद के बारे में क्वेश्चन है, पॉलिटी के तो सारे एक एक लाइन आप देख पाएंगे आराम से। राष्ट्रपति की बात हो रही है कि सत्रावसान के बारे में उनकी क्या शक्तियाँ हैं, कितना आसान सवाल है, इसके बारे में हमने डिटेल से बात देखी है। पॉलिटी वाला वीडियो जब आप खोलेंगे तो पहले नंबर पे यही आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति टॉपिक आएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी में भी देख सकते हैं। तो ये सारी लाइनें एज इट इज़ ये सब लिखी हुई हैं। फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी मेरी पीडीएफ देख के क्वेश्चंस बना रही है। इसका मतलब ये है कि हम टू दी पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ ही घंटों में सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, एक दिन में बार बार रिवीजन कर सकते हैं, एग्ज़ाम तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप चुकी होंगी। आप जितनी जल्दी ये चीज़ें तैयार कर लेंगे उतना ही फ़ायदा है। और 2025 के लिए तो और कमाल की चीज़ें होने वाली हैं, ताकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं दिखाऊँ, इसी में तो मुझे संतुष्टि मिलती है। कितने लोग सेलेक्ट होते हैं इसका दावा मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, उसमें मैं क्रेडिट लेने के लिए बीच में नहीं घुसूँगा। हो सकता है प्री के बाद मैं ये ना बताऊँ कि कितने दोस्तों का हुआ है, क्यों बताऊँ भाई, उन्होंने मेहनत की है। अगर ऐसा ही है पीडीएफ में इतना दम है तो सबको हो जाना चाहिए था ना। जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ा है उन्हीं का हुआ है। कई दोस्त ऐसे मैसेज किए कि मैंने पीडीएफ पढ़ा, क्वेश्चन नहीं है, अब उनका क्या कर सकते हैं। तो यही है, ये आप इस पीडीएफ का कैसा इस्तेमाल करते हैं, इसी से सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। मुझे इस बात का गर्व है, या खुद पे आप कहिए कि घमंड है, घमंड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस, ये अच्छा शब्द है। कॉन्फिडेंस ये है कि हाँ, हम सेलेक्ट जो कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसका एक बेस है, हवाई सिलेक्शन नहीं हो रहा, बखैती नहीं हो रही है। पिछले 30-29 सालों के क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, लगातार पैटर्न के पीछे पड़े हुए हैं, तब आसानी से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अभी आप ये वीडियो देखने के बाद या बीच में भी जाके चेक कर लीजिए लिंक पे, और क्लिक करके पीडीएफ नोट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने प्रमोशन कर दिया, ज़रूरी भी है। चलिए, अच्छा, भारतीय संसद के बारे में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, कितना बढ़िया है। इसके बारे में हमने कितनी बार बात की कि कोई लंबित विधेयक है तो कब कब वो व्यापकगत हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, शुरू से उस पर काम करना पड़ेगा। और ये कथन ऐसा नहीं है कि पहली बार यूपीएससी ने पूछा, ये पहले भी यूपीएससी ने पूछा है, ये पीसीएस में भी बार बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन था। पीडीएफ में भी वो जो लोकसभा वाला है, लोकसभा राज्यसभा कानून कैसे बनते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मैंने आपको बार बार कहा था कि इतने सालों से इस पर चर्चा हो रही है, विधेयक आके 10 साल से ज़्यादा तक लंबित रहा राज्यसभा में या लोकसभा में, अब बन गया। तो आपको क्या लगता है यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी? आरक्षण पे क्वेश्चन आना था, महिलाओं वाले आरक्षण पे आ गया। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, यही नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और मैंने आपको जोर देकर कहा था कि यूपीएससी ये लाइन पूछेगी, जाकर उस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा था कि खेल कहाँ कहाँ हो सकता है। एक ये हो सकता है कि कितने सालों के लिए दिया गया है, और एक हो सकता है कि कब से लागू होगा, कि इसी लोकसभा से या अगले लोकसभा से, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा का ये नहीं तय किया कि इस लोकसभा से लागू होगा, ये कहा गया कि जनगणना जब हो जाएगी अगली, उसके आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद से लागू। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि ऐसे ये लाइनें बनाई जा सकती हैं। ठीक, पूछ लिया गया। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी मेरी वीडियो नहीं देखती, ये पैटर्न का एनालिसिस है जो बोल रहा है, और मेरी बातों में आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। अगले साल फिर मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको दिखाऊंगा, सबूत दिखा, इसी में तो मज़ा आ रहा है। प्रतिषेध, रिट जितने तरह के होते हैं, एक छोटी सी लिस्ट है, वहाँ पर रिट मूल अधिकार के बाद ही मेरे ख्याल से है, जो आप पढ़ेंगे पॉलिटी वाला, उसमें रिट एक जगह सारा दे दिया गया है, आप आसानी से आंसर खोज सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये तो आराम से आपको मिल जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष से पहले भी क्वेश्चंस आ रहे थे, फिर पूछ लिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में हमने बात की। और एक चीज़ मैं याद दिला दूं कि ये क्वेश्चंस लगभग रिपीट किया गया है। लगभग क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उनके पास क्या अधिकार हैं। और ये मैंने एक एक लाइन, सारी बातें, कुछ नहीं छूटा है। आपने पढ़ लिया है वो टॉपिक, आप देख लेंगे, अभी देख लीजिएगा, ताकि बाद में जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के चिपका के दिखाऊं तो ये ना लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया। वो सब लिखा हुआ है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं बीच में एडिट कर दूं, कुछ कर दूं, तो हो सकता है कि कुछ पैसे और मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे,
लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, मज़ा नहीं आएगा, तो क्या ही फ़ायदा वो सब करने का। खैर, यहाँ देखिए आप वो टॉप 1000 में जाइए, ऑपरेशंस सारे दिए गए हैं और उसमें आपको ऑपरेशन सद्भावना दिख जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल है, ये वन लाइनर सीधा सीधा मिल जाएगा आपको। ये तो लगातार मैं आपसे कहता हूँ, मैंने अभी टॉप 10 बताया था। अरे हाँ जी, किसी दिन ना मैं आपको ऐसा एक वीडियो बना कर दिखाता हूँ कि जो सिर्फ 10-10 टॉपिक मैंने बताए थे वहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यही तो मज़ा है। खैर, तो ये आप जानते हैं, ये निजता के अधिकार पहले भी क्वेश्चन आए हैं, 2019 में भी आया था, उसके बाद भी 21 में भी शायद आया था। तो इसमें सेम क्वेश्चन आर्टिकल 21 जो है कई बार पूछा जा चुका है, पूछ लिया गया। तो ये मैंने आपको दिया है लिस्ट मूल अधिकारों वाला, वहाँ से आप देख लीजिए। 1 मिनट रुकिए। चलिए, हाँ तो ये होगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल मंदिर, बोध गया। जल्दबाजी में करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। हमने 2 जगह पर दिया है, एक जगह लिस्ट दी गई है कौन कौन से यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, और ये जो स्पेशली ये होयसल और शांति निकेतन, इन दोनों को हमने विस्तार से पढ़ा था। मैंने आपसे बताया था कि होयसल के बहाने पूछा जा सकता है मंदिरों की विशेषताएं, शांति निकेतन के बहाने पूछा जा सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। लेकिन यूपीएससी ने जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन थी, जो ऊपर ही लिखा होगा, वहीं से पूछ लिया कि इस नंबर पे शांति निकेतन, इस नंबर पे अभी अभी होयसल को भी शामिल किया गया। यूपीएससी कह रही है कि 2023 में किन को शामिल किया गया। असली खेल यहाँ पे कुछ ऐसे कोचिंग वाले हैं जो कह रहे हैं कि चारों सही है, चारों नहीं सही है। आप रानी की वाव सर्च करेंगे, पता चला कि बहुत पहले इसको डाला गया है। ये बोध गया वाला मंदिर है, उसको भी बहुत पहले डाला गया है। ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है कि 2023 में किन को शामिल किया गया है। इन्हें हमने अच्छे से विस्तार से, ये 2 शांति निकेतन, होयसल, खूब अच्छे से पढ़ा है, ऊपर से ही आ गया। यूपीएससी कभी कभी ज़्यादा अंदर नहीं जाती, ऊपर ऊपर पूछ लेती है, ये जानने के लिए कम से कम आपने सुना भी है, पढ़ा भी है कि नहीं। और ये मज़ेदार, मैं कहता हूँ यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं आया तो समझिए कि आप कोई और एग्ज़ाम दे के आ गए, पूछ लिया गया। ये सारी जो भी 4-5 नाम हैं भगवान बुद्ध के, वो मैंने लिस्ट दिया, ये नहीं है आंसर में, नहीं है, वो वहाँ पे दिया गया है। हीनयान महायान में तुलना की गई, जो महायान वाला सेक्शन है उसी में आप देखेंगे कि बोधिसत्व, ये शाक्यमुनि, तथागत, मैत्रेय, ये सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो उनके और भी नाम थे, पूछ लिया गया। और मैंने आपको बताया था, वीडियो में भी बताया है, मेरे ख्याल से एंशियंट जब शुरू करेंगे वीडियो तो पहले नंबर पे यही मिलेगा कि ये कम से कम 7-8 स्रोतों का निचोड़ है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो नोट दिया गया है आपको, जितनी चीज़ें, जितने तथ्य इन 4-5 पन्नों में आपको मिल जाएंगे, उतने कहीं नहीं मिलेंगे। ये निचोड़ है एनसीईआरटी से लेकर जितनी भी अच्छी किताबें हैं, जो भी पीवाईक्यू है उनसे। तो आगे भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैन बौद्ध से, यहीं से आएंगे, इससे बाहर ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। हालांकि एक और बौद्ध धर्म का आया था, वो साहित्य में शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद हमने कवर नहीं किया, कुछ साहित्य कवर किए हैं बौद्ध धर्म में, वो एक बौद्ध भिक्षु के नाम पे पूछ लिया, तो वो शायद नहीं है। 2 क्वेश्चन आए हैं बौद्ध धर्म पे, तो उसको मैंने लिया नहीं है। लेकिन ये तो सीधा सीधा आ गया, ये आप देख सकते हैं वहाँ जाके। इसके बाद डिजिटल रुपया बाकायदा आपका एक टॉपिक है, बहुत विस्तार से, 2-3 पेज में, 3 पेज शायद, ये आपकी इकॉनमी वाले में है। वहाँ से आप डिजिटल रुपये के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, कौन जारी करता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है। वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, एक जो संविधान सुधार वाला है ना, संवैधानिक सुधार, पॉलिटी में शुरुआत में ही है। ठीक है, वहाँ से मेरे ख्याल से पहला टॉपिक वही है, वहीं से शुरुआत होती है पीडीएफ की। उसी में 1935 में जाइए, दोनों कथन आप वेरीफाई कर लीजिए, मिल गया आंसर, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद कोरियालिस बल, भूगोल वाला आप पीडीएफ खोलिए, चाहे भूगोल वाली वीडियो देखिए, चक्रवात पे जाइए। चक्रवात जब आप पढ़ेंगे, वहाँ मैंने विस्तार से बताया था कि वहाँ पे कोरियालिस बल का क्या रोल है। कोरियालिस बल वैसे भी हम जब शुरुआत करते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं और हवाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उस संदर्भ में भी पढ़ते हैं, लेकिन ख़ास तौर से इसका जो असली रोल है वो चक्रवात में सामने आता है कि कैसे हवाओं को घुमा देता है गोल गोल, उसमें इसी का रोल है। तो हमने विस्तार से पढ़ा था कि कोरियालिस बल जो है कहाँ कैसे होता है, ध्रुवों पर कितना है, भूमध्य रेखा पर है कि नहीं है, सब हमने पढ़ा है। वो सीधे सीधे लाइनें आपको मिल जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, यहाँ देखिए वायुमंडल वाला सेक्शन खोलिए। लोग कई दोस्त कह रहे थे कि सर भूगोल में आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक्स क्यों दिए हैं। ये देखिए कि सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। मेन बात ये है, कितने दिए हैं कितना नहीं दिया, मैं आपको पोथी थमा दूँ, ढेर सारी किताबें दे दूँ, पढ़ने में 1 महीना लग जाए एक ही राउंड में, और कहूँ कि 100 में से 90 क्वेश्चन आ गए, क्या मतलब है। मैंने थोड़ा सा ही दिया है, लेकिन भरोसा करिए कि वो क्वेश्चंस हैं, वो टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। ये हमने पढ़ाया आपको,
देखिए कि मोटाई कहाँ पे है क्षोभ मंडल की सबसे ज़्यादा, क्यों वहाँ पे संवहनीय हवाएं क्यों चलती हैं। जब आप चक्रवात पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये बात समझ में आएगी कि चक्रवात जो है, जो इक्वेटर के जो उष्णकटिबंध में आते हैं, उनका क्या रोल होता है हवाओं को ऊपर उठाने में। ये दोनों कथन आपको मिल जाएंगे, कितना बढ़िया है। इसके बाद जलप्रपात, ये तो आप देखते ही जान गए होंगे कि ये तीनों के तीनों जो है आपकी एक ही जगह, वो फैक्ट वाले में जाएंगे वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा, एक ही जगह ये तीनों प्रपात हैं। और ये यूपीएससी ने उठा कर सीधा सीधा पूछ लिया। मान लेते हैं आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है, हालांकि ये भी है, मान लेते हैं कि ये जगह आपको नहीं पता है, कम से कम नदियों को तो देख के बता सकते हैं कि यहाँ कुछ यूपीएससी खेल रही है, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ज्वालामुखी टॉपिक है। मैंने आपको वहाँ बताया था, खासतौर से एक जगह मैं सल्फ़र जब आप पढ़ा रहा था, सल्फ़र के बारे में वहाँ भी बताया था। तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है, एक ट्रिक वाली मैंने वीडियो बताई थी, उसमें भी मैंने एग्जांपल लिया था कि यूपीएससी जब ज्वालामुखी पे क्वेश्चन पूछे और कहे कि इसमें से ये निकलता वो निकलता, हो सकता है कि कोई ऐसा तत्व हो जिसके बारे में आप नहीं जानते, आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये भी हो सकता है निकल रहा हो। राख निकलती है, धूल निकलती है। कुछ लोग जो नहीं पढ़े होंगे वो सोचेंगे राख कहाँ से निकलेगी यार, राख तो ज़मीन पे कुछ जलाते हैं तो बनता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि क्या क्या निकलता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आप ज्वालामुखी वाले में जाके देखिए, एक प्रदूषण वाला चैप्टर इन्वायरमेंट में, वहाँ जाके देखिए, वहाँ से कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नदियों की, जो सहायक नदियाँ हैं गंगा की, इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हमने बात की। एक तो हमने सीधा सीधा बात की नदियों वाले चैप्टर में, वहाँ हमने दिखाया कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा की, दाहिने बाएं ये सब कुछ बताया गया, गंगा पे पूछ लिया गया। तो अगर आप उत्तर भारत के हैं आपके लिए वैसे भी कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आपके लिए चीज़ें कुछ, जैसे घाघरा का नाम सुनते, कम से कम गोमती का नाम सुनते आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे ये बहती है। थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि कोसी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये शायद पीडीएफ में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा गेस करने का तरीका बता रहा हूँ। कोसी लास्ट में मिलेगी नीचे से जाके, तो इसको पकड़ लेंगे तो वैसे ही इस दो पे आ जाएंगे। लेकिन इन सारी नदियों के बारे में विस्तार से हमने बताया है, वो नदियों वाले चैप्टर में आप देख लेंगे। ठीक है, भूगोल की इस बार हमने अलग अलग 2 पीडीएफ बना दी थी, पिछली बार एक ही थी, इस बार भूगोल, भारत का भूगोल अलग, विश्व का भूगोल अलग। तो भारत के भूगोल में जाकर देख लीजिए। यहाँ देखिए, विश्व के भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जलवायु। मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि जलवायु और वनस्पति ये टॉपिक छोड़ के जाएंगे तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे या छोड़ के आएंगे, तो इससे बढ़िया पढ़ लीजिए। वहाँ पे हमने एक एक जलवायु को उठा उठा के पढ़ा है, और मैंने बाकायदा आपको बताया है वीडियो में कि कौन सी जलवायु की क्या विशेषताएँ हैं। ये इसका सही उत्तर है, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हाँ, नाम कई जगहों पे, जैसे आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, विषुवतीय जलवायु है, इसको कुछ आगे पीछे करके यूपीएससी लिख देती है, तो इसकी इंग्लिश वाली जो चीज़ है, जो ट्रांसलेशन है, उसको देख लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये आगे काम आएगा प्री में। इसके बाद मैंने आपको जैव ईंधन पढ़ाया है, एक टॉपिक है बायोडीजल, ऐसे कुछ नाम करके, वहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज़ मस्त ट्रिक बताया था, इसमें कितने जनरेशन की बायोडीजल होती है ये भी पढ़ाया गया है। तो उसमें बताया था कि इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नाली से निकल रही है अपशिष्ट, जो सब्जी का छिलका है, दुनिया में जो भी कूड़ा कचरा है, इससे लेकर के यहाँ तक कि जो अनाज है उससे भी हम बायोडीजल बना सकते हैं, संधारणीय ईंधन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, क्वेश्चन में भी बात की है, मेंस की जो कुछ वीडियोज़ आई हैं वहाँ पे भी बात की गई है, मेंस की पीडीएफ में भी शायद ये टॉपिक आपका है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये इसका आंसर खोजने के लिए आपको जाना पड़ेगा, वो जो फैक्ट वाली नोट है वहाँ पे कई जगहों पे आपको पता चलेगा कि 21 जून को होता क्या है। उत्तरायण दक्षिणायन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ पे 12 घंटे से अधिक का दिन हो सकता है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि जून का महीना आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं, कितनी गर्मी है, तो जाहिर सी बात है कि कर्क रेखा इधर है और मकर रेखा इसके विपरीत है, तो इधर तो नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग भी लगा के आप कर सकते थे। ठीक है, और बाकी जो है ये एक एक लाइन आपको मिल जाएगी, वहाँ पे फैक्ट वाली में जाइएगा वहाँ पे मिलेगी। इसके बाद हम विदेशियों को पढ़ रहे थे, पुर्तगालियों को, ये फैक्ट में है, तो हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की हैं, कुछ नहीं। जैसे पपीता है, पपीता हमारे यहाँ नहीं होता था, काजू हमारे यहाँ नहीं होता था, ये उधर से लेके आए हमारे यहाँ, फिर शुरुआत बहुत सारी चीज़ें, शायद आलू भी हमारे यहाँ नहीं होता था। तो ढेर सारी जो फसलें, जो फल, ये सब हम खा रहे हैं, ये मूल रूप से हमारे यहाँ की नहीं है।
तो पपीता वाला तथ्य आपको मिल जाएगा, काजू वाला शायद नहीं है लेकिन कहीं डिस्कस किए होंगे। और लाल चंदन पर अलग से हमने वीडियो बनाया क्योंकि लाल चंदन पर यूपीएससी ने 3 या 4 बार क्वेश्चंस पूछे, 4 थोड़ा ज़्यादा हो गया 3 बार मेरे ख्याल से, 2 बार पहले, ये तीसरी बार। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, 2 के बारे में आराम से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ये पूरा करंट अफेयर में है, ये टॉपिक कवर किया गया, विस्तार से कवर किया गया है। सारी बातें मैंने बताई कि इसमें क्या हो रहा है, जो ज़मीन आपके पास है, जो खेत आपके पास है, उसका डिजिटल रूप से उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आपकी ज़मीन है, ठीक है। तो उसमें अब पहले जैसे दिक्कतें होती थी, ज़मीन को लेकर के विवाद होते थे, वो नहीं हो पाएंगे। सरकार के पास भी ठीक ठाक डाटा रहेगा तो योजनाएं बनाना आसान होगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा है, सीधे सीधे यूपीएससी ने पूछा इस टॉपिक से। ये देखिए, अपने आप में बहुत कठिन लग रहा है ना, मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत कठिन लगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता, इस बार इतिहास के कुछ ही क्वेश्चन पूछे हैं और लगभग सारे यहाँ से आ गए हैं पीडीएफ से। जनसंघ के बारे में हमने पढ़ा है, खासतौर से सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप पढ़ेंगे, जो लिस्ट दी गई है लगभग 10-15 संगठन आज़ादी के दौरान जो काम कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नरेंद्र देव थे, यानी कि इनके साथ इनका है तो ये गलत हो गया और ये लगा ये गलत हो गया। जनसंघ से आप नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं या जैसे भी, तो आप जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जुड़े हुए थे। बाकी ये नहीं भी आप जानते, थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर सकते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये लिस्ट में ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक। इसके बाद ये टू द पॉइंट फैक्ट वाली, इस बार हम फैक्ट वाली चीज़ों को और अच्छे से संगठित तरीके से देंगे ताकि और मज़ा आए। आपके पास नोट में एक लिस्ट मिलेगी जहाँ पे फसलों के उत्पादन, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन वाली लिस्ट है। वहाँ पे जाके देखिए सारी फसलों का उत्पादन उसमें दिया, कौन सा देश इसमें आगे है, कोको का उत्पादन, फैक्ट है सीधा सीधा, आप देख लेंगे आंसर आपका मिल जाएगा, वहीं लिस्ट में पड़ी हुई चीज़ें। पार्थिवीकरण, ये हमने 2-3 जगहों पे कवर किया है, एक तो एमसीक्यू जो थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था वहाँ पे है, लेकिन एक फैक्ट वाले में मेरे ख्याल से भूगोल में ही तो है, भूगोल वाले में 2020 के आसपास जब आप देखेंगे जो फैक्ट वाला है, उसमें एक चीज़ बार बार लिखी गई है, मतलब बार बार नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए कह रहा हूँ कि गर्म कैसे होता है वायुमंडल। हाँ, एक जगह और है, जब हम टॉप 300 के भूगोल में देखेंगे वहाँ भी वायुमंडल कैसे गर्म होता है, एल्बिडो के बारे में जब बात करेंगे वहाँ भी इसकी बात की गई है कि पार्थिवीकरण से गर्म होता है कि जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उससे गर्म होता है वायुमंडल। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण को अच्छे से अवशोषित करते हैं, ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, क्लाइमेट चेंज लगातार पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों हम कम करना चाहते हैं, इसीलिए ना, ताकि वो इस विकिरण को कम रोके, कम गर्मी बढ़े। तो ये हमने तो वैसे भी डिस्कस किया कई बार। इसके बाद लाल सागर, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मैंने आपको एक ऑडियो मैसेज भेजा था ग्रुप में और लगभग 10 या 12 फ़ोटोज़ भेजी थी, उसमें लाल सागर के 2 या 3 फ़ोटोज़ हैं, उसको जूम करके देखिए। उसके बारे में हमने बात की लेकिन डिटेल में बात नहीं की, लेकिन जब पीडीएफ आप देखेंगे और वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने लाल सागर के बारे में पूरी डिटेल से बात की थी, ठीक है। उसके बारे में हमने जाना, लोकेशन वगैरह, हालांकि हम उम्मीद ये कर रहे थे कि लाल सागर से लगे हुए देश इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, लेकिन अगर आपने वो मैप ध्यान से देखा है, डिस्कशन सुना है, तो आप जान जाएंगे कि भाई ऐसी जगह पे आसपास रेगिस्तान है, तो वहाँ पे किसी भी रूप में बारिश का मतलब है कि चाहे बर्फ़बारी हो चाहे नॉर्मल वर्षा हो, किसी भी रूप में वहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है। असली खेल यहाँ शुरू होगा, जो कि एक विवादित क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। मेरा मानना यह है कि ये कथन ये जो है सही हो सकता है। यूपीएससी ने इसके पहले भी 1-2 क्वेश्चन से, इसका इंग्लिश वाला जब पढ़ेंगे ना, तो कोई जल प्रवेश नहीं करता, इसकी शुरुआत यूपीएससी कर रही है, नो वाटर्स, कोई जल किसी नदी के माध्यम से प्रवेश नहीं करता, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। लाल सागर आप देखिए उतना बड़ा है, जैसे अब मैं फ़िलहाल तो डिटेल पर नहीं, ये अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये है, ये यमन है, ये लाल सागर है। अब लाल सागर में इधर से कोई सीजनल नदी भी नहीं आती होगी, ऐसा संभव नहीं है। इसमें ये नहीं कहा कि वो सीजनल है कि प्रमुख है कि क्या है, साफ साफ कह रहे हैं कि कोई पानी आता ही नहीं नदी से। तो उस हिसाब से भी आप कॉमन सेंस लगा के इसको कर सकते हैं डिस्कशन, अगर आपने सुनी हो तो भी, नहीं सुना है तो भी। फिलहाल तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये टॉपिक हमने कवर किया था, पूछ लिया गया। धन विधेयक पर हमने विस्तार से बात की, सिर्फ धन विधेयक पे नहीं, जितने प्रकार के विधेयक होते हैं, धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वो एक ही जगह आपको मिलेंगे और ये सारी बातें इकट्ठे एक ही पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगी। पॉलिटी में जाके देख लीजिए,
वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद CSR, ये सामाजिक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, तो ये हमने पूरा टॉपिक विस्तार से कवर किया है कि ये क्या होता है, कौन से नियम बनाए गए हैं, किस अधिनियम के तहत ये नियम लागू होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहीं पे। यहाँ पे यूपीएससी ने दूसरे कथन में खेला है, बहुत मज़ेदार है। तो फिलहाल डिस्कस करेंगे, कभी तब आएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। ये कहने का मतलब है कि टॉपिक अच्छे से कवर किया गया। उसमें जाइए, इकोनॉमी में जाइए, वहाँ कवर किया गया, या फिर जो करंट अफेयर वाला है वहाँ पे, लेकिन इसको मैंने विस्तार से पढ़ा है इसलिए ध्यान में आ रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 2 जगहों पे है, लेकिन सबसे सटीक जल्दी अगर खोजना चाहते हैं तो टॉप 1000 में जो योजनाओं वाला सेक्शन है कि ये रही योजनाओं की लिस्ट, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको सीधे सीधे मिल जाएगी, उसमें सारी बातें दी गई हैं। ठीक है। इसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, ये लास्ट वाली जो PDF है, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी, करंट अफेयर पार्ट 3 या पार्ट 4। आपको पता है मैंने लास्ट के 100 टॉपिक्स फ्री में दे दिए थे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे पढ़ा होगा। अगर आपके पास PDF नोट नहीं है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये टॉपिक लास्ट वाले में कवर किया गया था, अच्छे से कवर किया गया, तो ये वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रतिभूतियों के बारे में अलग से हमने पढ़ाया था, जो मौद्रिक नीति है उसी के आसपास, मौद्रिक मुद्रा बाजार वगैरह, मुद्रा बाजार पे और क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। तो ये है, ये मैंने आपको ईंधन सेल बताया था, और उस दौरान ईंधन सेल हम पढ़ते समय जान रहे थे कि वितरित ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से। हालांकि थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो सब एक ही जैसे हैं। बैटरी में जो एनर्जी इकट्ठा आपने किया है, ईंधन सेल में, बायोमास जनरेटर में, रूफटॉप सोलर, ये एक जगह से दूसरी जगह भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। और भी इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, इसकी एक परिभाषा होती है, तो थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस, तो आप सही कर लेंगे कि ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है। इसके बाद राफेल, तेजस, इनके बारे में जो करंट वाला था पीछे टॉप 1000 वाला, उसमें आप ये देख पाएंगे। MiG-29 के बारे में शायद नहीं कवर किया गया, लेकिन राफेल और तेजस के बारे में मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। पूछा गया कौन 5वीं पीढ़ी का है, तो इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा किया है। इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है कि कौन ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत, एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, शायद आपको खोजना मुश्किल होगा, जो चीज़ आप नहीं खोज पाएंगे मैं सफाई दे देता हूँ, इधर उधर की बात करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ मैंने समझाया था कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ऐसा शायद होता है। ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो एकदम शुरू से नया इन्वेस्टमेंट होता है, नए से ही शुरुआत होती है किसी प्रोजेक्ट की, वो ग्रीन फील्ड के तहत आएगा। खासतौर से ये FDI के संदर्भ में, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके संदर्भ में। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दिए, वो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हमने पढ़ा था, नया नया बना है कुशीनगर में, प्रधानमंत्री जी आए थे, उसका उद्घाटन किए थे। तो इसके आधार पर एक ऑप्शन आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप अगर आपने पढ़ी हैं तो आप थोड़ा आपको गेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमने सीधे सीधे कवर की हैं। इसी कैटेगरी के 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो मैं PDF में नहीं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे एक लाइन कवर किया है वो है। देखते हैं कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी तो सबूत में जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं कवर कर लूँगा। ठीक है। तब हो सकता है कि जहाँ 60+ लिखा हुआ है वहाँ पर 70+ लिख दें कि इतने सारे क्वेश्चंस आए। हालांकि फिर भी इतनी सफाई, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद भी कुछ दोस्तों के मन में डाउट आएगा, क्योंकि UPSC को लेके जितना डर बिठाया गया है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, दिन रात मेहनत करनी है, तो वो डर एक्सेप्ट नहीं करने देगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ ही चीज़ों से इतने सारे क्वेश्चन आ जाएँ। तो वो अलग बात है, उनकी समस्या सॉल्व होने में टाइम लगेगा। वैसे लोगों को थोड़ा समझना पड़ता है, UPSC का 2-4 साल लगाना पड़ता है, तब वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, घुमा फिरा के आपको यही आना पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़िए। दुनिया भर की चीज़ें साल भर पढ़ने से अच्छा है काम की चीज़ें साल भर में 100 बार पढ़ो, फिर है UPSC की औकात कि आपको फेल करके दिखा दे। ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर। खैर, राज्यपाल, असली टॉपिक राज्यपाल नहीं है, असली टॉपिक अनुसूचित जाति की मान्यता को लेकर के। कई जातियों को अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने की बात हो रही थी, तो ये टॉपिक अलग से हमने कवर किया कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति कैसे घोषित किया जाता है, इस बारे में हमने बात की है। 5वीं 6वीं अनुसूची बात की, वहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये एक जगह नहीं मिलेगा, 1-2 जगहों को पढ़ के वहाँ से आप इसका अंतर देख सकते हैं। बाकी ये लाइन तो मेरे ख्याल से कभी पूछा गया पहले, और आप कॉमन सेंस से भी जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे जो अनुसूचित जनजाति है एक राज्य में, वो दूसरे राज्य में भी वो इसी दर्जे में हो, अंतर हो सकता है। खैर, तो ये रहा क्वेश्चन। इसके बाद से हमने ये पढ़ा था, MCQ सीरीज़ में है, और फैक्ट वाले में एक चीज़ शायद कहीं पे होगी, ये
वित्तीय लिखित क्या होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। लेकिन जब हमने मुद्रा अदला बदली पढ़ा था, मनी स्वैप के बारे में पढ़ा था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में पढ़ा था, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ा था, तो हमने जाना था कि ये कैसे वित्तीय लिखित के रूप में काम करते हैं। ऑनलाइन वो जो भी हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी उसका हिसाब किताब है, ये मोटर वाहन यूपीएससी ने आपको खिलाने के लिए रखा है, ये ऑप्शन नहीं है। तो ये आप आसानी से इन दोनों टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, देख लीजिएगा। ये इसको तो मैंने ज़्यादा विस्तार से कवर किया था, इसमें वोस्ट्रो अकाउंट इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, रसिया के साथ जो हमने समझौता किया था, तो ये वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपार्श्विक उधार लेन देन, हमने मनी मार्केट के बारे में पढ़ा था, जो आरबीआई है उसी के आसपास जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वहीं पे। तो वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये किससे संबंधित है। ये इसका आंसर होगा मुद्रा बाजार से संबंधित है। बाकी हमने थोड़ा थोड़ा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बांड बाजार के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, विदेशी मुद्रा बाजार के बारे में उतना नहीं बात किया, लेकिन शेयर स्टॉक मार्केट के बारे में हमने अच्छे से बात की है। ठीक है, संपार्श्विक मैंने विस्तार से आपको समझाया था कि संपार्श्विक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो बदले में कुछ रखना पड़ेगा, गिरवी टाइप का, तो वो संपार्श्विक होता है। ये कर्जा वर्जा वाला से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो टॉपिक में था नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमने पढ़ा है मुद्रा बाजार से। थोड़ा सा अगर आपने संपार्श्विक वाला जो मेरा विश्लेषण था उसे सुना होता तो इसके साथ गेस कर सकते थे। मुद्रा बाजार में ये क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, सीधे आप बांड खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं। ठीक है, संपार्श्विक जैसी कोई बात उतनी नहीं होती, बांड बाजार वैसे ही है। खैर आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको अगर याद हो तो हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से एग्ज़ाम से 1 महीने पहले के आसपास मैंने आपको बताया था, नहीं 1 महीना नहीं, उसके बाद ही 1-2 हफ्ते पहले जो वीडियोस टॉप थे उसकी चल रही थी, एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि यूपीएससी हर साल 1 या 2 प्रश्न ऐसे पूछ रही है जिसमें कहती है कि ये इसकी विशेषता है, डिस्क्रिप्शन है, पढ़िए इसको। एक वाक्यांश 3D वर्चुअल दुनिया के बारे में बात हो रही है। इसमें बताया गया है कि एक जो है इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है जिसे लाखों प्रयोक्ता द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। आभासी वस्तुओं पर संपत्ति का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उसी आभासी में आप दुकान खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए, घर बनवा लीजिए, एक नई दुनिया है। ये किसके बारे में बात हो रही है? हर साल यूपीएससी ऐसे पूछती है, एक टेक्नोलॉजी को लेकर जो चर्चा में है पूछ लिया गया। ये यहाँ देखिए, इतने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये बिग डेटा है कि क्रिप्टोग्राफी है कि मेटावर्स है आप समझ लीजिए कि वर्चुअल मैट्रिक्स है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर मैंने विस्तार से बात की है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए पीडीएफ में वो एग्जैक्ट लाइन खोजना मुश्किल है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इस तरह के जो पैराग्राफ बनाए जाएंगे वो यूपीएससी अपने हिसाब से बनाएगी। जैसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, अब मोबाइल के बारे में इस पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, कौन सी लाइनें उठाएंगी वो जानती हैं, लेकिन इस पर हमारा ध्यान रहता है। हम मेटावर्स के बारे में बात करते हैं, फेक जो वो बन रहा था, वीडियोस बन रही थी कि किसी का चेहरा किसी की आवाज़ ऐसे लगा दी, इस पर तो हमने पूरा बाकायदा टॉपिक कवर किया है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते हैं तो इससे कॉमन सेंस डेवलप होती है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, फैक्ट वाले में जाइए और यूपीएससी का जो टॉप 300 है उसमें भी जाइए। ये पर्वतों की लिस्ट पूरी दी गई है, कौन किस तरह का पर्वत है, अपलिशियन, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा भटकना नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद वेनेजुएला, यहाँ मस्त चीज़, ये फैक्ट आपको सीधे मिलेगा, ये फैक्ट आपको कॉमन सेंस से आप हल कर पाएंगे। वेनेजुएला में तेल का भंडार है बहुत ज़्यादा, आप तो वैसे भी जानते थे, फैक्ट में भी कई बार पूछा गया है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछ लिया। बाकी यहाँ थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना था कि आर्थिक संकट से तेज़ी से उबरने में सफल हुआ। ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसी के आधार पर इसे सही माना, लेकिन अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने से, प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारे यहाँ देखिए डंकी मूवी आई थी, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है ना, कोई बहुत उस तरह की संकट नहीं है, उस तरह की दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ से तो लोग वैसे भी फिर भी जाते हैं अमेरिका वगैरह विकसित देशों में, तो वो बेचारा अभी तो परेशानी है, वहाँ से लोग लगातार भाग ही रहे हैं। और यहाँ पर कथन कह रहा है कि इसमें भी सफल हो गया। आर्थिक मामले में जो मुद्रास्फीति है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन इसमें सफल हुआ है, ये यूपीएससी ने खेला है। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ,
मतलब नया नहीं बता रहा हूँ, पहले बताया था। मैंने कहा था कि अगर यूपीएससी एक ही लाइन में 2 लाइनें पूछ लें, सावधान हो जाइएगा, ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें इतनी कॉमन हैं, बस हम भूलते जाते हैं। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा ट्रिक वाली, और इस सब को इकट्ठा करके आपको बताऊंगा कि देखिए, इनको आप ध्यान में रखेंगे, आपके 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही सही होंगे। जहाँ पर यूपीएससी एक लाइन में 2 तथ्य पूछ रही है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ और लगा कि यूपीएससी ने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ नहीं किया, यूपीएससी ने ठीक किया है, एग्ज़ाम देने वालों ने गड़बड़ किया है, बहुत सारे दोस्तों ने। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साहिल प्रदेश के बारे में जब मैं पिछली बार सबूत दिखा रहा था, तभी मैंने बात किया था कि ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम वो बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, स्थानीय हवाओं की लिस्ट दी गई है, वहाँ भी आप देखेंगे कि सहारा के नीचे वाला जो क्षेत्र है, साहिल की बात हम बार बार कर रहे थे, उसी के बारे में बात है। मैंने जब वहाँ गैबन है एक शायद देश, वही तख्ता पलट वहाँ हुआ था, कई देशों में तख्ता पलट हुआ है उधर, तो उसके बारे में मैंने बात की। तो ये जो डिस्कशन हुआ है, वैसे तो एक ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा, इसके आधार पे भी आप सही कर सकते थे। एक नोट आपने पढ़ा था, उसके आधार पे कर सकते थे। क्वेश्चन गलत कौन व्यक्ति करेगा? जिसको साहिल क्षेत्र का मतलब नहीं पता है कि साहिल क्षेत्र क्या है। ये है, सॉरी रुक जाइए बताते हैं, ये है अफ्रीका, ठीक है, मान लीजिए अफ्रीका है। ये वाला पूरा सहारा रेगिस्तान है, इसके नीचे का ये जो इसके दक्षिणी छोर पे जो नया लगभग रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन पूरी तरह से सहारा जैसा नहीं है, ये भी रेगिस्तान बनने की कगार पे है या बन रहा है, इसे साहिल क्षेत्र कहते हैं। और इधर ये गैबन है, इधर कुछ और देश हैं, यहाँ तख्ता पलट वगैरह होता रहता है, जातीय नरसंहार भी होते रहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अगर आपको पता है, पीडीएफ से पढ़ा हो, चाहे कहीं से भी, या मेरी बात जो सबूत वाली देखी हो पिछले साल की, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इसने बताया है कि सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हमने सल्फर पे डेडिकेटेड एक टॉपिक कवर किया है, और उसमें बताया गया है कि इसमें सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है, तो भी आप सोच सकते हैं कि इनको पढ़ के कि कहाँ से ज़्यादा चीज़ें निकल रही हैं प्रदूषक के तौर पे, वहीं से ये भी उसी मात्रा में थोड़ा तेज़ हो जाएगा। तो आप आसानी से जान सकते हैं, ये जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके जो विद्युत संयंत्र, जैसे कोयला से विद्युत बनता है, और भी चीज़ें डाली जाती हैं जीवाश्म ईंधन के तौर पे, वहाँ से ज़्यादा सल्फर निकलेगा। बाकी थोड़ा बहुत इस सबसे निकलता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की खास बात, ये चारों विकल्प अपनी जगह सही हैं। अगर यूपीएससी ये पूछती कि किसमें से सल्फर निकलता है, और हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर यूपीएससी ये पूछती कि इनमें से कहाँ कहाँ से सल्फर निकलता है, ये सारे ऑप्शन सही हो जाते। लेकिन पूछा गया कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रदूषक निकल रहे हैं वो यही है इसमें, ठीक है, कि विद्युत उत्पादन, खास तौर से ध्यान रखिएगा, खास तौर से हमारे देश में, विकसित जो देश हैं। और ये किसकी बात भी कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की बात कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया है कि ये किसने लिखा है। किताबों की लिस्ट आपको दी गई है टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ में, वहाँ आप जाकर देंगे, आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट में हमने अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी विस्तार से, कि वैसे भी जब धन विधेयक आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम पढ़ते हैं, लिखा है कि दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो इस आधार पे भी अनुदान मांग आती है, किसकी अनुशंसा होती है, ये भी आप जानते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उस एंगल से भी हमने पढ़ा है। तो आसानी से 2-3 जगहों पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी पीडीएफ में भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में, यानी कि जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनके बारे में हमने अलग से एक टॉपिक कवर किया, मुझे ख्याल आ रहा है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक के एक चीज़ बताऊँ, तो मैंने कहा 60+ लिखा है, 67 बता रहे हैं। ये वो टॉपिक है जिस पे मुझे लग रहा है कि पढ़ाया तो है मैंने 2023 वाले बैच में, शायद पूरा डिटेल में इसको कवर किया था, क्योंकि सीरियस जो हमारे थे, पूरे सीरियस उनकी मृत्यु हुई थी, तो पूरा हमने कवर किया था। अब उसको मैंने इसमें फॉरवर्ड किया होगा तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर जो हमने टॉप 1000 कवर किया है वहाँ पे ये है। मैंने चूँकि पढ़ाया है, बार बार डिस्कस किया है, तो मुझे लगा कि ये पुराना ही वाला तो नहीं है, तो इसीलिए मैं एक इस क्वेश्चन को कह सकता हूँ कि पढ़ाया तो है, अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये 2023 में था कि इसमें था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो लास्ट में अगर ये नहीं मिलेगा तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन इस बार मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि 2024 के लिए जो करंट अफेयर हमने पढ़ा है, वो अलग से आपको 2025 में भी, जो 25 का लिया है वो तो है ही, लेकिन ये जो 200-300 टॉपिक्स कवर किए हैं करंट अफेयर के, ये अलग से आपको दी जाएंगी। इसलिए दी जाएंगी क्योंकि यूपीएससी 2 साल 3 साल पहले से भी जो करंट में चीज़ें थी, वहाँ से तथ्य ले रही है,
अब 2-3 साल पहले के करंट अफेयर ध्यान में आते नहीं हैं और हम भूल जाते हैं, हम पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन 2-3 साल पहले के अगर 50-100 टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण है या 300 टॉपिक जो भी हैं वो मिल जाएं, कितना मज़ा आएगा। और उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें नए करंट में आ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने कहा 50-100, क्योंकि उसमें से लगभग 50% चीज़ें रिपीट होती हैं करंट अफेयर की, वो नए तरीके से चर्चा में आती रहती हैं। तो वो रहेगा आपके पास, तो उससे जो 2-3 साल पहले के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एक भी नहीं बचेगा। अच्छा, संविधान के अनुसार जो है एक चीज़ पूछी गई है, आपको लिस्ट दी गई है और अलग अलग जगहों पे तथ्य भी दिया गया कि राज्य सूची में क्या है, संघ सूची में क्या है। वो लिस्ट अगर आपको पता है तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा। ये लिस्ट एक जगह भी है पूरी और अलग अलग पीसेस वाले फैक्ट में अलग अलग जगह पे भी है। उपनिषदों को इसमें जो है कोई नीति कथा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके ट्रिक के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात की है और आप जानते हैं इस तरह के जब कथन पूछे जाते हैं थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? बाकायदा हमने ये बताया है और पुराणों के बारे में भी हमने PDF में दिया कि किस पुराण की रचना कब हुई थी। थोड़ा सा आप गेस करेंगे तो भी आप जान जाएंगे कि भाई गुप्त काल में इस समय आके कुछ पुराणों की रचना हो रही थी। काफ़ी बाद तक पुराण रचित किए गए, लिखे गए, उपनिषद उससे पहले ही लिख दिए गए थे। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे, एक जगह नहीं मिलेगा, पुराण वाला मिलेगा और उपनिषदों वाला अलग मिलेगा। इसके बाद एक मिनट रुकिए, इसके बाद ये है पूर्वोत्तर परिषद। हमने पूरा टॉपिक कवर किया है और इसमें सदस्यों की बात की गई है कि 2002 में कौन से इसमें शामिल किए गए थे। आप आराम से पढ़ेंगे, पूरा जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उसी के बाद पूर्वोत्तर परिषद टॉपिक है, पॉलिटी वाले मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भास की रचनाएं। ये आपको कहीं इकट्ठा नहीं मिलेगा, फैक्ट वाले में जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है वहाँ पे इसका उत्तर आपको मिलेगा, भास वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फैक्ट वाले में ही जब एक तो मेरे ख्याल से प्रस्तर युग शायद मैंने कवर नहीं किया है, इसलिए फैक्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इनाम गांव ये आपको मिल जाएगा, साहिल हुंड शायद ये मिल जाएगा, सारे नहीं मिलेंगे लेकिन इसमें से एक या दो मिल सकते। इनाम गांव तो मुझे पता है, ये हमने दिया है उसमें कि ये कहाँ पे है, कौन सा स्थल है, इस तरह से। और पाषाण काल अगर हमने कवर किया गया उसमें तो सारे मिल जाएंगे। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं, सारों का नहीं पता है, लेकिन एक का कंफर्म है कि ये हमने दिया है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आप वैसे भी कर सकते थे, जो फैक्ट वाला है वहाँ पे कई जगह मिलान वाले क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें पूछा है कि कौन किस क्षेत्रक में आता है, तो आप कर सकते हैं। टॉप 300 वाले में भी कहीं एक जगह हमने बात किया है कि किस क्षेत्रक में कौन से, लेकिन फैक्ट वाले में जाएंगे, इकॉनमी में जाएंगे, इकॉनमी में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, कारपोरेट बॉन्ड में कौन व्यापार कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था और डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा किया था। इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आप समझ सकते थे कि इसका सही उत्तर तीनों हो जाएगा। तो ये एक संभावित क्वेश्चन है जो PDF में मिलेगा, लेकिन डिस्कशन किया है, इस पर बात किया है, तो इसलिए मैंने ले लिया है इसको। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, अगर सबूत मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो या तो निकाल ही देंगे इसको। वैसे भी कट ऑफ अब बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आए तो ज़बरदस्ती मुझे नहीं गिनाना है कि देखिए सारे क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा दिए। अच्छा, कुल प्रजनन दर, ये जनसंख्या वाले कई जगह टॉपिक दिए गए हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और फैक्ट वाले में भी आपको, ये मुझे ध्यान आ रहा है करंट वाले में भी मैंने आपको पढ़ाया था, टॉप 1000 में भी, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आप कंफ्यूज होंगे इन दो ऑप्शंस में, इन दो में सही है ये। ठीक है, नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जन्म दर कितनी है तो वहाँ भी ये चीज़ आपको सुनने में मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मुझे लगता है कि ये मैंने सीधे सीधे करंट अफेयर में आप कवर किया है इसको। अभी मैंने इसको नहीं देखा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको तुरंत खोजा जा गया है, कुछ हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब पूरी नोट है, थोड़ा सा 1-2 दिन इत्मीनान से पढ़ के तब बनाएंगे। तो ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जो है इसका सही उत्तर है ये अपशिष्ट जल शोधन। तो इस नाम से कहीं पे अपशिष्ट प्रबंधन नाम से एक टॉपिक होगा करंट में, वहाँ हो सकता है, या फिर ज़्यादा संभावना है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जो है इस नाम से एक टॉपिक होगा। ये करंट में ही है, 1000 में है, या फिर अगर इसमें होगा तो सबसे लास्ट पार्ट 4 में, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ाया है, तो पार्ट 4 में ये मेम्ब्रेन हो सकता है, टॉप 300 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हाइड्रोजेलों का प्रयोग कहाँ होता है। ये मैंने पता है क्यों लिया है, ये PDF में नहीं है, एक चीज़ सीधा बता देता हूँ। इसलिए लिया है
कि मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि जब भी यूपीएससी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे और आप नहीं जानते हैं कुछ भी, तो आप उसका सिर्फ एक इलाज है, डी लगा दीजिए। डी का मतलब जहाँ पे लिखा है कि सारे सही हैं। हाइड्रोजेलों का प्रयोग कहाँ होता है, ये अगर इसमें से आप कुछ पकड़ लेते हैं कि हाँ इसमें तो होता ही होगा, जैसे मान लीजिए कि रोगियों के लिए नियंत्रित औषधि डिलीवरी, तो क्या ये उसी तरह का मिलता जुलता कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत सावधानी की ज़रूरत है, बहुत ही टेक्निकल काम है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिया है ये दिखाने के लिए। हाँ ये देखिए, ये तो मैंने कह दिया कि कुछ नहीं आ रहा तो सब लगा दीजिए। क्या वो बात यहाँ पे लागू होगी? नहीं होगी। और ये मैंने 2020 का एक क्वेश्चन उठा के एग्जाम्पल आपको दिया था कि इस तरह के जब क्वेश्चन, हालांकि जो कोचिंग वाले हैं इसका ये बता रहे हैं सी होगा कि सारे सही होंगे, यानी कि जो मैंने अभी अपनी बात बताई उस हिसाब से, पहले वाला जो क्वेश्चन बताया उस हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सावधान भी कर देना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि अगर आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लगाइए, ये चीज़ें कुछ कुछ दी गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ यूपीएससी ने थोड़ा विस्तार से एक बात बताई है। रडार के बारे में पूछा गया है। रडार से विमान का पता लगा सकते हैं, कोई वस्तु कहीं जा रही है उसका पता लगा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ है वो कैसे हम जानेंगे? उसके जेब में है लेके घूम रहा है, वो नहीं पता लगा सकते। उसके लिए और टेक्नोलॉजीज हैं और सारी चीज़ें हैं, तो ये गलत हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो कोचिंग वाले मान रहे हैं, जो आपने किया होगा ये सभी, तो अब यूपीएससी पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया था कि कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये लगा सकते हैं, वो काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ चलते हैं। आपने अगर इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ा हो, फैक्ट वाला, तो वहाँ पे हमने नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को वहाँ भी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन चक्र में। तो उसे जब आप पढ़ेंगे तब आपका एक सेंस डेवलप होगा इस चीज़ को समझने में। ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसका हो सकता है कहीं आपने स्पेसिफिक ये पढ़ लिया हो आंसर तो आपका हो जाएगा। लेकिन ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो उसके आधार पे आप गेस करके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। गेस नहीं कहेंगे, आप सही उत्तर तक पहुंच ही जाएंगे। ये देखिए, ताप विद्युत जनरेटरों, ये जो आरटीजी है इसके संदर्भ में बात की गई है। हमने रिएक्टर्स की बात की है, परमाणु ऊर्जा की बात की है। ये लास्ट वाले पार्ट में मिलेगा आपको, तीसरे या चौथे पार्ट में, करंट अफेयर में, टॉप 300 में। वहाँ पे आरटीजी के बारे में मैंने विस्तार से बताया है कि कितने रिएक्टर आरटीजी का इस्तेमाल करते हैं, कितने रिएक्टर किसी और तरीके से काम करते हैं। ये सीधा सीधा वहीं से पूछ लिया गया है, वहीं से मतलब उसी टॉपिक से, मेरी पीडीएफ से नहीं, ये बेसिक में नोट नहीं पड़ती। तो ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है, पूरा वहीं से आ गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसको हमने वो जो योजना वाला है उसमें आप पढ़ेंगे, ये पूरा आपको मिल जाएगा, पूरे विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ मिल गया, ये टॉपिक्स हो गए पूरे। अब मैं आराम से इत्मीनान से समय ले करके सबूत वाली वीडियो फिर से बनाऊंगा। हालांकि उस पर लोग देखेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि व्यूज़ आने चाहिए, इसलिए ताकि जो मैं कह रहा हूँ उस पर खरा उतरूँ। भाई, भरोसे से दुनिया चलती है, अपने आप को भरोसेमंद साबित करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबूत के साथ फिर एक वीडियो बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट लगा के, भले आप देखें चाहे ना देखें। उम्मीद है कि शायद आप नहीं ही देखेंगे, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए। मन में डाउट है तो एक बार देख लेना चाहिए कि हाँ भाई ये देखिए हो गया। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी कुछ ही दिनों का समय है, इस बीच अगर आप चाहें तो पीडीएफ नोट का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ नोट की प्राइस भी बढ़ेगी और कुछ सुविधाएं जो अभी मिल रही हैं, कुछ विशेषताएं जो नोट एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो शायद आपको नहीं मिल पाएंगी। कुछ दिन का मतलब 1 हफ्ते से कम का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो जाइए, नीचे कमेंट में लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ नोट मतलब जानकारी ले लीजिए, पीडीएफ नोट ले लीजिए और जल्दी से तैयार करिए, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।